हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा ये अगला वीडियो होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स जो परीक्षा है 23 जून को होने वाली है, उसके लिए हम सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसमें यूनिट 7 से स्टार्ट किया है। तो अभी हमने सिकल सेल एनीमिया कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम ये कंप्लीट कर लिया है। इसका वीडियो डला हुआ है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। हमने संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम कंप्लीट कर ली और स्वास्थ्य सूचक, ये जो टॉपिक्स है ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। तो आगे आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम। तो स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम करने के बाद में हमारी ये जो सब टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम, संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम और स्वास्थ्य सूचक। तो आपसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हर वीडियो की तरह जैसे सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में ही याद हो गई थी, कॉन्सेप्ट के बेस पे, ट्रिक के बेस पे रिलेट करा के, एक दूसरे के एग्जांपल्स देके, तो उसी तरह इसमें भी चीज़ें होने वाली है। और 2 से 3 दिन में हम ये यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके वीडियो लाकर इसको फिनिश कर दूँगी। तो एक जो बहुत बड़ा हेडेक रहता है यूनिट 7 का, तो वो थोड़ा दूर हो जाएगा। और लगभग 10 से 12 प्रश्न भी आते हैं। तो फिर अभी सिलेबस नया इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ टॉपिक्स तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या सीधे फैक्चुअल आएंगे, तो हमको दोनों के लिए तैयार होना है। सो हम स्टार्ट करते। और ये जो टॉपिक है ये मैंने परीक्षा धाम से पीडीएफ बना के लिया है, तो आप चाहे तो किताब से भी पढ़ सकते, लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे रहते हैं उनको बहुत परेशानी होती है बायो में, तो इसीलिए भी मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। हम स्टार्ट करते। देखिए, पहली बात तो इसमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ दिया है। स्वास्थ्य नीति, भारत की स्वास्थ्य योजनाएं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाएं, कोरोना काल के दौरान जो चर्चित ऐप है वो, विभिन्न देशों की कोरोना वैक्सीन, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संबंधित अभियान और कोविड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। स्वास्थ्य क्या है यहाँ पे दिया है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तरदायी है। क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत में स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए या स्वास्थ्य किस मंत्रालय के अधीन है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन। इसके अलावा समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से इन सेवाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब ये बोला जा रहा है कि समय समय पे जो सेंट्रल स्टेट है और अपनी जो सेंट्रल और स्टेट है दोनों क्या करते हैं, स्वास्थ्य नीति बनाती है और कार्यक्रम, और उनके माध्यम से इन सेवाओं को लागू करने का प्रयास करती है। आगे है, संविधान में स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, परंतु कोरोना काल में इसे संवर्ती सूची में शामिल किए जाने की सिफारिश की जा रही है। देखिए, मैंने अभी तक आपको 3 फैक्ट बता दिए और बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला तो ये स्वास्थ्य किस सूची का विषय है, तो स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। फिर अभी क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको संवर्ती सूची में शामिल किया जाए। दूसरा है कि स्वास्थ्य किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि क्या स्वास्थ्य पर केवल राज्य का ही अधिकार है, मतलब केवल राज्य सूची का विषय है इसीलिए राज्य ही इससे संबंधित नीतियाँ कार्यक्रम बनाती, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय समय पर क्या होता है, केंद्र सरकार भी इससे संबंधित नीति कार्यक्रम बनाती है और इसके सुधार के लिए निरंतर प्रयास करती है। क्योंकि कई सारी योजनाएं जो हम देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं। ठीक है, अगला फैक्ट है, ORS के खोजकर्ता दिलीप महालनोबिस को 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला प्रश्न, ORS के खोजकर्ता कौन है, एक सेकेंड। पहला प्रश्न है, ORS के खोजकर्ता कौन है, तो दिलीप महालनोबिस। दूसरा प्रश्न, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्म विभूषण से। तीसरा प्रश्न, महालनोबिस जिन्होंने ORS की खोज की थी, इस क्षेत्र में उन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया किस वर्ष में, तो 2023 में। ठीक है, 2023 में।
दिलीप 3 शब्द का है, तो इनको 2023 में दिया गया और पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया ORS की खोज के लिए। इसके बाद स्वास्थ्य नीति देखिए, हमारे भारत में क्या है, 3 स्वास्थ्य नीति आई है। अब ये अलग अलग स्वास्थ्य नीतियों में इनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो जो पहली स्वास्थ्य नीति थी 1983, दूसरी 2002 और तीसरी 2017। कैसे याद रखोगे? दूसरी मतलब 2 है तो 2002 है ना, और अभी की तो 2017 में आई, ये तो हर किसी को याद है। और पहली याद रखना 1983 में। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम तीसरी स्वास्थ्य नीति के बारे में बात करेंगे जो 2017 में आई थी। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि अभी तक भारत में कुल कितनी स्वास्थ्य नीति आई है? तो 3 स्वास्थ्य नीति आई है। पहली कब आई है? तो 1983 में। दूसरी कब आई है? तो 2002 में। तीसरी कब आई है? तो 2017 में। ठीक है मैम, याद हो गया। और इसके पहले मैम आपने ये भी बताया था कि 2023 में जो दिलीप महालनोबिस है उनको क्या है, पद्म विभूषण दिया गया। किस लिए? ORS की उन्होंने खोज की थी, इसीलिए दिया गया। ठीक है मैम, याद हो गया। यहाँ पे दिया है कि 15 मार्च 2017 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस नीति में सरकार का ध्यान बीमार की देखभाल से शिफ्ट होकर बीमार के कल्याण पर होगा। ठीक है, क्या है कि अभी हमारी उपचार पद्धति 2 तरह की होती है, एक तो उपचारात्मक होती है और दूसरी निरोधात्मक होती है। लेकिन अभी जो नई स्वास्थ्य नीति है 2017 में तो है, लेकिन शुरुआत कब से हुई? 2017 में 15 मार्च 15 मार्च 2017 को शुरू हुई। तो इसमें क्या किया है कि बीमार की देखभाल से शिफ्ट होकर उसके कल्याण पे फोकस है। कल्याण में समग्र पहलुओं को शामिल किया गया है। उसके बाद 2017 में स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य देखते हैं हम कि हमने क्या लक्ष्य रखे। हमारी तीसरी स्वास्थ्य नीति है। पहला तो कालाजार, फाइलेरिया, खसरा और तपेदिक, इन बीमारियों का उन्मूलन रखा है। प्रश्न सीधे सीधे बनेगा कि भारत की नवीनतम स्वास्थ्य नीति 2017 में कुल कितनी बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य है? तो उत्तर रहेगा 4। ठीक है मैम, अगला प्रश्न क्या बन सकता है? तो अगला प्रश्न ये बनेगा कि भारत की नई स्वास्थ्य नीति 2017 में जो 4 बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य है उसमें से कौन नहीं है? 3 के नाम दे देगा, कालाजार, फाइलेरिया, खसरा और तपेदिक की जगह एक और कोई नाम दे देगा, है ना, काली खांसी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इनके उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष क्या है। जैसे कालाजार 2017 तक, फाइलेरिया 2017, अब तपेदिक 2025 से। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2025 अगले वर्ष में आने वाला है। तो सीधे सीधे प्रश्न बनेगा, तपेदिक बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य कौन सा वर्ष रखा गया है? तो 2025। अच्छा मैम, हमको हेपेटाइटिस भी याद आ रहा है, तो बिल्कुल याद आना चाहिए क्योंकि जो हेपेटाइटिस है उसके उन्मूलन का लक्ष्य है जो 2047 रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्यों के बजट का 8% स्वास्थ्य सेवा में लगाना। तो मैम अच्छा सुनो, देखो जो 3 स्वास्थ्य नीति आई थी, पहली 1983 में आई थी, दूसरी 2002 में आई थी और तीसरी 2017। तो हम 2017 वाली को पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा? 15 मार्च 2017 को इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद इसमें 4 बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया जिसमें तपेदिक 2025 तक है। इसके अलावा जो कालाजार और फाइलेरिया था, ये यहाँ लिखा हुआ है, कालाजार, फाइलेरिया 2017 और खसरा 2020 तक था। तो अब इन्होंने ये बोला है कि प्रत्येक राज्यों के बजट का 8% स्वास्थ्य सेवा में लगाना पड़ेगा। मतलब एक कोई राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश को आप ले लो, तो आप जितना बजट निकाल रहे हो उसमें से जो 8% है स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको लगाना ही है। 2020 तक हर व्यक्ति को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। अच्छा, अभी स्वच्छ जल से याद आया, 2024 तक एक लक्ष्य रखा गया है, हर घर जल। कैसे जल? नल से। हर घर नल से जल पहुंचाना है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो यदि पूछ लेगा कि हर घर नल से जल जो है 2017 की स्वास्थ्य नीति में, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उन्होंने 2017 की स्वास्थ्य नीति में ये बोला है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा जल जो पीने योग्य हो और जिसको पीने से उसे कोई बीमारी ना हो। तो 2000 तक हर व्यक्ति को स्वच्छ जल की बात की गई है। उसके बाद 2025 तक 1 वर्ष की उम्र के 90% बच्चों का पूरा तरह से टीकाकरण करना और जन्म दर को एकल अंक में लाना। मान लीजिए जन्म दर 20 है, तो एकल अंक मतलब 2,
है ना 2, मतलब 1 से लेकर 9 तक के जो अंक है उसको एकल अंक माना जाता है और 0 बीच में आता है, तो 0 तक जन्म दर को लाना, हालांकि 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1 से 9 तक मान सकते हैं। फिर ये वाला फैक्ट महत्वपूर्ण है, इन्होंने ये बोला है कि 2025 तक 1 वर्ष की आयु के उम्र के जो 90% बच्चे, इनका पूरा टीकाकरण। अच्छा मैम आप रिवाइज़ करा दीजिए। ठीक है, देखिए जो 2017 की स्वास्थ्य नीति है उसमें उन्होंने सबसे पहले तो 4 बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 4 बीमारी में से जो तपेदिक है उसको 2025 तक रखा है। फिर उन्होंने क्या बोला है, फिर उन्होंने बोला है कि आपको कोई भी राज्य है तो अपना 8% स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है मैम। फिर उन्होंने एक बात ये और बोली थी कि 2020 तक हर व्यक्ति को स्वच्छ जल देना चाहिए। ठीक है मैम, आगे बताइए। आगे उन्होंने ये बोला है कि 2025 तक जो 90% बच्चे हैं, जो उनकी उम्र क्या है, उनकी उम्र 1 साल से अंदर है, उनका 90% टीकाकरण हो जाना चाहिए। ठीक है मैम। और जन्म दर को एकल लाना, तो हमको इसमें 2 बातें 2025 तक 2 लक्ष्य रखे, एक तो तपेदिक का उन्मूलन और 90% बच्चों का पूरा टीकाकरण जिनकी आयु 1 वर्ष से कम हो। ठीक है, ठीक है मैम, इतना तो हमको समझ में आ गया है। अब आगे के फैक्ट बता दीजिए आप। देखिए इसमें कुछ और चीज़ें भी बताई है, जैसे नवजात शिशु मृत्यु दर है उसको 16 करना, प्रति 1000 पे चलेगा। केवल जो मातृत्व मृत्यु दर है वो प्रति लाख पर चलती है, तो उसको 167 से कम करके 100 लाना। और 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 70 वर्ष करना, प्रजनन दर को 2.1 लाना और शिशु मृत्यु दर 28 प्रति 1000 करना। अच्छा एक बात बताइए, 2025 तक के कितने लक्ष्य हो गए? 3। सबसे पहले तो तपेदिक का उन्मूलन करना है 2025 तक। तपेदिक का उन्मूलन करने के बाद में 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 70 वर्ष करना है। और 2025 तक एक और फैक्ट मैंने यहाँ पे बताया था, 90% बच्चों का पूरा तरह से टीकाकरण करना है। ठीक है, आगे देखिए भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, तो एक तो सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम 1970, और मैंने क्या बताया था अभी एक लक्ष्य की 70 वर्ष जीवन प्रत्याशा करना भी लक्ष्य है। तो बच्चों के स्वास्थ्य को खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विटामिन ए का पूरकता कार्यक्रम शुरुआत 1970 के दशक से हुई थी और 1985 में खसरा की बीमारी से चरणबद्ध रूप से चलाया गया था और 1989-90 में देश के सभी जिलों में लागू। पहला प्रश्न सीधे सीधे यही बनेगा, क्या बनेगा कि सार्वजनिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1970 में शुरू किया गया। फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के स्वास्थ्य को खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा देना, खासकर विटामिन ए का पूरकता कार्यक्रम इसमें चलाना है। फिर विशेष क्या है? 1985 में खसरा की बीमारी से चरणबद्ध रूप से इसको स्टार्ट किया गया था और मैंने ये बताया कि 2017 की जो स्वास्थ्य नीति है उसमें जो खसरा है उसको 2020 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य अभी जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है मैम, सारे फैक्ट हमको याद हो गए। अब अगले चलते आगे। बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये जो जननी सुरक्षा योजना है। तो जननी सुरक्षा योजना 2005 कैसे याद रखोगे? 2004 में, 3 में, 5 में बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे कहते हैं कि मैम हमको इसका ईयर बिल्कुल याद नहीं रहता है। तो देखिए जननी सुरक्षा 2005 को ऐसे याद रखना कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती है और किसी भी घर परिवार में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो जो जननी होती है मतलब मम्मी होती है, मम्मी क्या करती, मान लीजिए 5 बच्चे हैं तो पाँचों के कैरेक्टर अलग अलग रहेंगे, तो मम्मी उन 5 बच्चों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है कि इनमें झगड़े ना हो। तो जननी सुरक्षा योजना, जननी क्या करती है, अपने 5 बच्चों की सुरक्षा करती। तो जननी सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2005 में। वेरी गुड मैम, याद हो गया है। फिर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। मातृ मृत्यु दर मतलब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और शिशु मृत्यु दर मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो दोनों को कम करना इसका उद्देश्य है। शासकीय और प्राइवेट अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिला को 1400 और शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रुपये दिए जाते। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की महिला को कितने देंगे? 1400 और शहरी क्षेत्र की महिला को 1000। और महिला के साथ जो आशाती प्रेरक या मोटिवेशन, बताओ एक प्रेग्नेंट वूमेन को भी मोटिवेशन चाहिए, मतलब जो प्रेरक होती है वो आशा क्या करती है? एंटीनेटल चेकअप, पूरी डिलीवरी, फिर पोस्टनेटल चेकअप
और बच्चे की देखभाल, सारी चीज़ों में उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। तो यदि वो ग्रामीण क्षेत्र की है तो 350 और शहरी क्षेत्र की है तो 200 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है मैम, याद हो गया। उसके बाद इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 2014। देखिए, इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, उसी तरह इस मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत थी एक तरह से, लेकिन अभी इसमें बीमारियों की संख्या बढ़ा दी। लगभग लास्ट टाइम मैंने जब पढ़ा था तब 10 कर दी थी, हो सकता है अभी ज़्यादा भी कर दी हो, तो 7 से ज़्यादा है। तो उसमें खसरा, जिसको 2020 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा था, पोलियो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, काली खांसी, टिटेनस, टीबी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 2014 में हुई, ये तो पता है, लेकिन कब? 25 दिसंबर। सुशासन दिवस मनाते हैं इस दिन हम। किस मंत्रालय? भैया स्वास्थ्य से संबंधित बातें कर रहे तो स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ही करेगा। उद्देश्य क्या है? 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना। एक्चुअली 2019-20 में जब कोविड-19 आया था तो उसके बाद भी इसके 3.0, 4.0 ऐसे आगे पॉइंट बढ़ा के कार्यक्रम शुरू किए गए। तो उनका ये मानना था कि 2020 तक जो भी बच्चे टीकाकरण से छूटे हैं तो इसके माध्यम से हम उन बच्चों का कवरेज करेंगे। देखिए, 7 बीमारियों को शामिल किया गया है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया। हाल ही में 5 टीके इसमें और जोड़े गए: रोटा वायरस, खसरा, रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल कॉन्जेट। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि जितना पढ़ो उस पर कमांड करो। अब यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के बारे में आप इतनी बातें पढ़ोगे, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले ये आपको याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जो अभियान है किस वर्ष शुरू किया गया? 2016। क्योंकि प्रश्न सीधे सीधे ही बन जाता है कि योजना किस वर्ष शुरू की गई। 2016 में शुरू की गई। तो गर्भावस्था के दौरान और बच्चे को जन्म देते समय माता की मृत्यु और शिशु की मृत्यु दर को कम करने के लिए, कुल मिला के इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम करने के लिए। अगला है पोषण अभियान जो 2018 में शुरू किया गया। ऐसे याद रखना कि जो 18 वर्ष की बालिका होती तो ग्रामीण इलाकों में बात चलती है कि उनका विवाह करा दो, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा दो। तो 18 में बहुत खतरा रहता है, खासकर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम रहती है गर्ल्स में, क्योंकि शादी करने के बाद जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो गर्भावस्था के दौरान आयरन और कैल्शियम की कमी होती है, तो इसके कारण बहुत सारी शारीरिक विकृति भी हो सकती है, स्वयं में भी और बच्चे में भी। तो पोषण बहुत ज़रूरी है। तो पोषण अभियान 2018 में इस अभियान को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण की कमी को सुधारना, और शक्तिमान योजना भी इसी के तहत शामिल है। ठीक है, शक्तिमान योजना भी इसी में शामिल है। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें क्या है? 0 से 18 तक के बच्चों की बीमारियों की जांच करना। इसमें बीमारियों की जांच करना है, मतलब बीमारियों का पता लगाना है। ठीक है मैम, अगली योजना के बारे में बताइए। कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अभी मैंने आपको एक योजना बताई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016, और यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। तो मातृत्व सहयोग योजना के नाम को बदल के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत जो गर्भवती महिला है और स्तनपान कराने वाली महिला है, उनको पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। उद्देश्य क्या है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करना, हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुलभ कराना, और रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। प्रश्न सीधे सीधे बन सकता है कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? 2018 में। दूसरा ये बन सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस योजना का अन्य नाम है? आयुष्मान भारत। या आयुष्मान भारत का अन्य नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो 2018 में शुरू की गई। और मैंने बताया कि पोषण अभियान भी 2018 में ही शुरू किया गया।
ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलाकर बनाई गई है। 23 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत योजना पूरे देश भर में लागू है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं। अभी तक हम केंद्र से संबंधित पढ़ रहे थे, अभी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, इसको कैसे याद रखें? उपचार, यहाँ 4 आ रहा है, तो 2004 में शुरू हुई। कब? 25 सितंबर को। इसमें जो BPL, ASC, ST ASC नहीं, SC होना चाहिए, इनके लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपये तक का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क। ये योजनाएं शासकीय अस्पतालों से संबंधित है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक। अगला देखिए, अगला है विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना, ये 12 मई 2006 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस के अवसर पर नर्सिंग डे भी मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल फीमेल थी और विजया राजे भी फीमेल थी, तो 12 मई और 2006 को है ना। जननी कल्याण, सबका कल्याण 6। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए BPL परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि। इनका उद्देश्य ये है कि भाई ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि घर में ही प्रसव करवा दिया जाता है, तो उससे मोर्टिलिटी रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन बढ़ने के, तो जो संस्थागत प्रसव उसको बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद दीनदयाल चलित अस्पताल, ठीक है, तो ये 2006 में स्टार्ट की गई थी। इसके ऊपर वाली 12 मई को, ये 29 मई को। तो प्रदेश के दूरस्थ और SC/ST क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। उसके बाद मंगल दिवस योजना, एक सेकेंड इसको जूम, यहाँ से क्या है, सही जोड़ी में प्रश्न बन सकता है। मंगल दिवस योजना में सही जोड़ी में प्रश्न बन सकता है। पहला तो प्रश्न ये कि आरंभ कब हुआ, तो 2007-8 में। ठीक है। फिर इसमें कि 4 मंगलवार, एक माह में जो 4 मंगलवार होते हैं, इन चारों मंगलवारों में अलग अलग प्रक्रियाएं कराई जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, गोद भराई। ठीक है, इसको तो कोई नहीं भूलेगा कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो 7वें-8वें माह में उसकी गोद भराई करते। ठीक है, तो पहले मंगलवार गोद भराई कर दी। फिर हम दूसरे और तीसरे में कंफ्यूज होते हैं, है ना। और चौथे में तो किशोरी बालिका दिवस, मतलब बालिका किशोर अवस्था में पहुंच गई। तो मुझे लगता है इन दोनों में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। पहला मंगलवार गोद भराई सबको पता रहेगा, और चौथा मंगलवार किशोरी बालिका दिवस, ये भी सबको। लेकिन दूसरे तीसरे में कन्फ्यूज़न ये है ना कि बच्चे बोलते हैं मैम हमको लगता है कि पहले तो बर्थडे मनाते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, फिर जो भी बारसा करते बर्थडे मनाते। तो मुझे एक बात बताइए, आप तो चलो ठीक है, आप बोल रहे हो उस बच्चे का बारसा कर रहे हैं, बर्थडे बना रहे हैं, लेकिन आप मंथली बर्थडे की बात मत कीजिए। पुराने समय में क्या होता था, जब बच्चा 1 साल का होता है तभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते, तो ये चीज़ आप गार्ड मान लीजिए। तो फिर अन्नप्राशन तो 6 माह में कराया जाता है ना, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तब उसका अन्नप्राशन कराया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले तो गोद भराई की, ठीक है, फिर बच्चे का जन्म हुआ तो 6 महीने बाद उसको अन्नप्राशन कराया, और जब वो 1 साल का हुआ तब उसका जन्म दिवस मनाया, और फिर वो किशोर हो गया। इतना क्लियर है। तो जन्म दिवस तीसरे स्थान पर ही आएगा, तीसरे मंगलवार को, क्योंकि वो 1 साल का हुआ है। आप अभी के चलन के आधार पर अपनी धारणा मत बनाइए, यदि इस तरह से इसको याद रखो तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, और इसको सही जोड़ी मिलान करने में बिल्कुल पूछा जा सकता है। और 2007-8 में योजना शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना जुलाई 2011 में शुरू हुई, और मध्य प्रदेश में जो हृदय रोग से पीड़ित बच्चे हैं उनके निःशुल्क इलाज के लिए, देखिए नाम से क्लियर है, बाल हृदय मतलब बाल मतलब बच्चों का, हृदय मतलब हृदय का उपचार। ठीक है भाई, ये PDF क्यों परेशान करती समझ में नहीं आता है। अगला देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जबलपुर के सेठ गोविंददास अस्पताल से शुरू हुई थी 17 नवंबर 2012 को। ये महत्वपूर्ण है, कहीं आपको दे देगा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, लेकिन जबलपुर से हुई थी 2012 में सेठ गोविंददास अस्पताल से। ठीक है। कोरोना काल में चर्चित योजनाएं या अभियान कौन कौन से हैं? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत, ये शुरू तो किया, लेकिन कब? 27 अप्रैल 2020 को। ठीक है, एक सेकेंड।